गाइस, दिस थिंग इज लिटरली फाइन. अब लग रहा है कि हाँ मैं क्लास को एड्रेस कर रहा हूँ. ऐसा लग रहा था, इससे पहले लग रहा था कि मैं सिर्फ अपने आप को ही एड्रेस कर रहा हूँ, ब्लैंक स्क्रीन के आगे बोलता जा रहा हूँ और कुछ नहीं. अब लग रहा है कि हाँ मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ. ओके, तो प्लीज अब एक हैबिट बना लीजिए क्लास कि यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरा. ओके, तो इन अवर लास्ट लेक्चर क्लास हमने आरबीआई का स्ट्रक्चर देखा. देन वी ऑल्सो सॉ द आरबीआई सब्सिडरीज. ओके, जो हिस्ट्री हिस्टोरिकल तो हमने हिस्ट्री देखी, आरबीआई की सब्सिडरीज देखी. नाउ वी विल सी अबाउट द मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई. ओके, सी क्लास, एक चीज आपको बता दूं, आरबीआई के स्ट्रक्चर इन जनरल यूपीएससी नहीं पूछता. मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, नहीं पूछता स्ट्रक्चर आरबीआई का. ओके, वो अब लेक्चर में था इसलिए मैंने आपको करा दिया. हाँ, आरबीआई की हिस्ट्री पूछता है, आरबीआई की सब्सिडरी पूछता है, बट आरबीआई का स्ट्रक्चर नहीं पूछता कि कितने रीजनल ऑफिसर्स हैं यार. ये भी बहुत रिमोट चांसेस हैं कि वो आरबीआई के, जैसे मैंने आपको गवर्नर्स या डिप्टी गवर्नर के रिटायरमेंट और ड्यूरेशन पूछी है, इसकी भी बहुत रिमोट चांसेस है कि वो पूछे यूपीएससी. बट फॉर द मतलब सेफ साइड मैंने आपको वो डिक्टेट करा दिया, बट रिमोट चांसेस है पूछने के उसके. हाउएवर, subsidiaries is important, and now today's topic is quite important because ये जो टॉपिक है यहां से आप समझोगे कि आरबीआई के लिटरली फंक्शंस क्या हैं और किस तरीके से जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्री में, सिस्टम बोले तो इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कंट्री कंट्री में किस तरीके से क्वांटम ऑफ मनी एंड क्वालिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करती है. दो तरह के आरबीआई के मेजर दो फंक्शन होते हैं क्लास, क्वांटिटेटिव फंक्शन एंड क्वालिटेटिव फंक्शंस. आप लोग में जो लोग बीकॉम है आपने पढ़ चुके होंगे. क्वांटिटेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? क्वांटम ऑफ मनी को कंट्रोल करना, कितना अमाउंट मनी को कंट्रोल करना. क्वालिटेटिव फंक्शन मतलब मनी की क्वालिटी. मतलब अब मनी की क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत करारे नोट. मनी की क्वालिटी मतलब किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना. एग्रीकल्चर पर ज्यादा ध्यान देना है या इंडस्ट्री सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देना है. क्वालिटेटिव मनी, लोन का कितना सेक्शन, मतलब अगर अगर कोई, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि बैंकों की लोन की वजह से, बैंकों की लोन की पॉलिसीज की वजह से कई बार होल्डिंग शुरू हो जाती है. बैंक सस्ते में लोन देते हैं तो क्या करते हैं, मैं अगर सपोज मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं बैंक से सस्ता लोन लूंगा, उससे अनाज खरीदूंगा, अनाज को मैंने अपने गोदाम में भर दिया, मार्केट में अनाज कम हो गया, और फिर मैं अनाज को तब बेचूंगा, वीट को तब बेचूंगा, ग्रेन को तब बेचूंगा जब प्राइस हाई होगा. तो एक तरीके से मैंने बैंक की मदद से क्या किया, होल्डिंग की, जमाखोरी की. तो आरबीआई इस चीज को भी कंट्रोल करता है, इसे कहते हैं क्वालिटेटिव कंट्रोल. तो आरबीआई के मुख्यतः, आरबीआई के प्रोमिनेंटली दो फंक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव फंक्शंस एंड क्वालिटेटिव फंक्शंस. क्वालिटेटिव फंक्शंस में किस सेक्टर पे जितना किसका ध्यान देना है, कितना मार्जिन रखना है, ओके, ये आरबीआई क्वालिटेटिव फंक्शंस देखता है. क्वांटिटेटिव फंक्शंस में वो क्वांटम ऑफ मनी देखता है. अब ये क्वांटम ऑफ मनी का क्या दिक्कत है गाइस, जब एक इन्फ्लेशन की एक बहुत आसान सी डिफिनेशन है, बट ध्यान ध्यान रखिए कि ये डिफिनेशन यूनिवर्सल नहीं है, मतलब हर समय एप्लीकेबल नहीं होती, बट एक आसान सी डिफिनेशन है. व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, when too much money chases too few goods, it it will it results into a price rise. जब बहुत ज्यादा पैसा कुछ चीजों के पीछे पड़ता है तो दाम बढ़ने लग जाते हैं. एक एक एग्जांपल सर्च करते, एक एग्जांपल करते हैं. आप 33 लोग क्लास ले रहे हो, 33 के 33 क्लास 1 अफसर बन जाते हैं. आप सबकी करीब करीब सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ से शुरू होती है. तो जब आप लोगों की सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ से शुरू होगी तो यू विल स्टार्ट व्हाट, यू विल स्टार्ट परचेजिंग द थिंग्स. अब आप जब परचेज करोगे तो डेफिनेटली आप डिमांड कर रहे हो. सप्लाई, डिमांड सप्लाई में हमेशा गैप रहता है गाइस, ये एक नेचुरल चीज है, गैप रहता है. तो जब आप डिमांड ज्यादा आएगी, सप्लाई उतनी है नहीं, तो प्राइस राइज हो गया. तो आरबीआई इस चीज को देखता है कि जब क्वांटम ऑफ मनी ज्यादा आ जाता है तो आरबीआई क्या करेगा कि बैंकों से एक्स्ट्रा जो मनी है
वो अपने साइड ले लेगा। जब जैसे आजकल क्या है, रिसेशन आ रहा है कि आहट है, तो आरबीआई ने बैंकों से क्या कहा, सस्ता लोन दो, चीप लोन दो। तो आरबीआई अपने पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मार्केट में फेंक रहा, मार्केट में फेंक रहा मतलब बैंकों को दे रहा एक्स्ट्रा पैसे, ताकि बैंक लोन्स को सस्ता कर दे। बैंक लोन से सस्ता करेंगे तो हम और आप ज्यादा लोन लोगे। जब हम अब इंसान लोन क्यों लेता है, या तो हाउस होम लोन लेता है या कार लोन लेता है। ओके, मोस्टली कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लोन लेता है। अब अगर हम और आप होम लोन लेते हैं, हम और आप अगर लोन लेते हैं, तो एक तरीके से, अब अगर होम लोन लिया तो होम लोन की वजह से आपके सीमेंट, सरिया, लेबर, इन सब का पैसा निकलता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इसी तरह से अगर कार लोन, लोगों ने व्हीकल लोन ज्यादा लिया तो देश में आपके एल्यूमिनियम, स्टील, इंडस्ट्रियल आउटपुट का ज्यादा बढ़ेगा। तो क्वांटम ऑफ मनी से आरबीआई बहुत सारी चीजें, मतलब कई टारगेट्स को फोकस करता है आरबीआई। ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट दिस ओनली। ओके, मेक ए हेडिंग क्लास। Sir, is it just the start of the class Yeah, or did I miss something? I have just started. I have just started. Okay. Thank you, sir. देखिए, the RBI's major function, the RBI's major function is the credit control. Is the credit control and also to work as monetary authority and also to work as monetary authority and implement its monetary policy and to implement its monetary So policy. please repeat after credit control and Control, and also to work as monetary authority and implements its monetary policy. Implements its monetary policy. Full stop. Okay, next line. By credit control, by credit control, we mean control over quantity and value of credit in the country. Control over quantity and value of credit in the country. Control over quantity and value of credit in the country. Full stop. Among the functions of central bank in India, Pardon, sir? among the functions of central bank
सेंट्रल बैंक, ब्रैकेट में लगी इंडिया आरबीआई, in India RBI, the one main function is to control and regulate the credit in the country. The measures of credit control, Sir, and regulate the credit in the country. The measures of credit control the measures of credit control control can be divided into two ways. Can be divided into two ways. Into two ways. A, number one, quantitative and qualitative. Quantitative and qualitative. Heading Rally class. Quantitative. 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 Quantitative measures are the measures aimed at controlling and regulating the quantum and volume of credit. Quantitative measures are the measures aimed at controlling and regulating the So controlling and regulating the quantum and volume of credit. Please repeat. Are measures aimed at controlling and regulating the quantum and volume of credit, that is loan given by commercial banks, that is loan given by commercial banks loan given by commercial banks, full stop. The main objective of quantitative credit control, the main objective of quantitative credit control is to establish control over volume of credit in the country. So please repeat, sir. Establish Control over volume of credit in the country.
of credit in the country. Full So stop. please repeat this line. Yeah, yeah. The main objective of quantitative The main objective of quantitative credit control is to establish the control over volume of credit in the country. Volume of credit in the country. Volume of credit in the country. Full stop. Next, qualitative measures. Qualitative measures. Qualitative measures are the measures. Qualitative measures are the measures aimed at controlling and regulating aimed at aimed at controlling and regulating not only the quantum but also the purpose for which, So controlling and regulating not only the quantum but also the purpose for which loans are given, but also the purpose for which the loans are given, for which the loans are given by commercial banks. Loans are given by commercial banks. For example, whether such loans, for example, whether such loans such loans are given for poverty alleviation, whether such loans are given for poverty alleviation, ALLEVIATION, poverty alleviation, or 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 any special sector, or any special sectors, special sectors, full stop. For example, for example, the RBI, the RBI, RBI, in consultation with the government, prioritize the sectors, in consultation with the government, prioritize the sectors, that whether agriculture sector is given the priority. RBI, in consultation with the government, prioritize the sector that is where, that is
whether agriculture sector, or industrial sector or service sector, or industrial sector or service sector should be given priority. Industrial sector or service, industrial sector or service sector should be given priority. देखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन, RBI's quantitative measures, RBI quantitative measures, RBI's quantitative measures. देखिए गाइस, RBI's quantitative measures include, RBI's quantitative measures include number one, bank rate. Number two, cash reserve ratio. Cash reserve ratio. Sir, could you please repeat? RBI's quantitative measures include bank rate. Number two, cash reserve ratio. कैश रिजर्व रेशियो, ब्रैकेट में लिख लीजिए, कैश रिजर्व रेशियो को दूसरा भी कहते हैं नाम से वेरिएबल रिजर्व रेशियो. वेरिएबल रिजर्व रेशियो. नंबर थर्ड, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और SLR. लिक्विडिटी रेशियो और SLR. SLR. और नंबर फोर्थ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. नंबर फोर्थ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO. ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO. ये चार फंक्शंस हैं. एक चीज ध्यान रखिएगा क्लास, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, जो लोग, अच्छी बात है आप लोग अपनी तरफ से कुछ पढ़ रहे हैं
या कुछ लोग पहले से जानते हैं, हो सकता है आपके दिमाग में ये आए सर ने रेपो रेट नहीं बोला। रेपो रेट एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव फंक्शन में नहीं आता, रेपो रेट एलएएफ में आता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, शॉर्ट टर्म ऊपर नीचे एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। रेपो रेट को इकट्ठा एक टर्म बोला जाता है एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, तो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स में नहीं आते। क्वांटिटेटिव मेजर्स बड़े मेजर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, इसीलिए रेपो इंट्रोड्यूस किया गया कि सपोज आरबीआई को कुछ समय के लिए लिक्विडिटी चेंज करनी है तो उसे बैंक रेट, ओएमओ, एसएलआर और सीआरआर का बार बार सहारा ना लेना पड़े। ठीक है, समझ में आया कि आरबीआई को सपोज कुछ समय के लिए लिक्विडिटी चेंज करनी है, बढ़ानी है, घटानी है, तो उसे बार बार बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओएमओ का सहारा ना लेना पड़े। क्योंकि अगर बैंक रेट बार बार चेंज करेंगे तो गाइस इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगा, और इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट पड़ेगा, इंडिविजुअल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करता है, बाकी चीजों को तो एक जैसे रखता है, एलएएफ को ऊपर नीचे घटाता रहता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो को घटाता बढ़ाता रहता है, और ये शॉर्ट टर्म होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 डे रेपो, ओवरनाइट रेपो, ओके, 5 डेज रेपो, 7 डेज रेपो, 14 डेज रेपो। तो रेपो एक शॉर्ट टर्म का होता है। रेपो मतलब रीपरचेज ऑप्शन। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा है सर, किसी का स्पीकर ऑन है, कुड यू प्लीज स्विच ऑन दैट? ओके, रेपो रेट, रेपो का फुल फॉर्म है रीपरचेज ऑप्शन, रीपरचेज ऑप्शन। ओके, रीपरचेज ऑप्शन, री मतलब आरबीआई कह रहा है मैंने अपनी सिक्योरिटी आपको दी, मतलब बैंक को दी, इस गारंटी के साथ, इस शर्त के साथ कि 7 दिन बाद या 14 दिन बाद मैं वापस खरीद लूंगा। तो मतलब फॉर 7 दिन या 14 दिन जो मनी है वो आरबीआई से किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया, या बैंक का मनी अपने पास से आरबीआई के पास आ गया। तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, इसीलिए क्लास रेपो को क्वांटिटेटिव डिटेल बोल, ये मेजर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं रखा जाता, वो एलएएफ है। ठीक है, तो मतलब इससे पहले आप मेरे से क्वेश्चन करो कि सर आपने इसमें रेपो रेट नहीं शामिल किया, रेपो रेट अलग कैटेगरी आती, पहले हम ये पढ़ा लें फिर रेपो पे आते हैं, एलएएफ पे आते हैं। क्लियर है गाइस? हेडिंग डालिए क्लास, बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक रेट। देखिए बैंक रेट। अब क्लास बैंक रेट क्या होता है? हमें लोन चाहिए, हमें और आपको लोन चाहिए, तो हम और आप बैंक जाते हैं, अप्रोच करते हैं, हमें जिस इंटरेस्ट पे बैंक हमें लोन देता है तो वो हम कहते हैं ये बैंक का इंटरेस्ट रेट है। बैंक के पास जो पैसा खत्म हो जाता है, जब वो आरबीआई से पैसा लेता है तो आरबीआई उसको जिस इंटरेस्ट पे लोन देगा उसे हम कहते हैं बैंक रेट। मतलब आरबीआई बैंक को जिस इंटरेस्ट पे रीफाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराए वो बैंक रेट है। मतलब सपोज इसको और इजी भाषा में कि अगर आरबीआई का सपोज बैंक का सपोज जो बैंक से बैंक ने आरबीआई से पैसा लिया था वो सारा डिसबर्स कर दिया, कुछ पैसा तो अपने पास रखता है, बाकी डिसबर्स कर दिया, तो उसे फिर से फ्रेश पैसे की जरूरत है, तो जो फ्रेश पैसा आरबीआई बैंक को देगा वो आपके जिस इंटरेस्ट पे देगा वो बैंक रेट है। अब देखिएगा इस बैंक रेट अगर आरबीआई बढ़ा देगा तो बैंकों को महंगा पड़ेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, और बैंक जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो हम, आप और इंडस्ट्रीज क्या करेंगे, कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे। जब कम लोन लेंगे तो धीरे धीरे महंगाई
पैसा का सर्कुलेशन कम होगा और महंगाई शांत हो जाएगी। इसलिए दो चैप्टर कोरोलरी हैं। कोरोलरी का मतलब है बैंक रेट, ये बैंकिंग और इन्फ्लेशन कोरोलरी है। अभी हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के बाद ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन क्या है? मनी का सर्कुलेशन, कितना ज्यादा मनी का सर्कुलेशन है। तो अगर जब ज्यादा मनी सर्कुलेट होता है आपके सिस्टम में, तो जब ज्यादा मनी सर्कुलेट है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, जब ज्यादा खरीद रहे हैं तो प्राइस ज्यादा बढ़ रहे हैं, प्राइस राइज हो रहा है। तो आरबीआई का मेन काम क्या है? इस ज्यादा मनी में से कुछ मनी को सक कर लेना, ज्यादा मनी में से कुछ मनी, परसेंटेज ऑफ मनी को मॉप अप कर लेना, अपने पास खींच लेना। और वो ये बैंक रेट से भी कर सकता है। बैंक रेट बढ़ा देगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो कम लोग होम लोन लेंगे, कम लोग व्हीकल लोन लेंगे, कम पर्सनल लोन लिया जाएगा। इकोनॉमी धीरे धीरे इन्फ्लेशन से नीचे की ओर आ जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, डिसइन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन के कई प्रकार हैं, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डीफ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन का अपोजिट डीफ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन जरा सा कम हो से डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, तो थोड़ा सा डिसइन्फ्लेशन हो जाएगा। तो बैंक रेट पहले लिखेगा इस बैंक। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड गाइस? Sir, I have a question. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक तो ये जो हम न्यूज़ सुनते हैं कि ग्रेड चेंज हो गया, इज ये आरबीआई के लिए होता है, मतलब है ना, जो हम सुनते हैं, मतलब इट इज नॉट फॉर द पर्सनल बैंक्स, आई मीन जितने थोड़ा सा बैंक रिपीट करेंगे, कंपनीज थोड़ा हैं, सा रिपीट करेंगे अनिल। ये आरबीआई के लिए होता है। अनिल थोड़ा सा रिपीट करिए, आवाज क्रैक हो मैं रही ये कह रहा हूँ कि जितने भी हम न्यूज़ वगैरह में सुन, ओके एक मिनट से, ओके एम आई ऑडिबल नाउ? या नाउ यू आर ऑडिबल। हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल है। ओके सर, मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये जो हम न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि बैंक रेट बढ़ गया, घट गया होम लोन्स का या वगैरह वगैरह, तो ये प्रॉपर्ली हम आरबीआई का सुनते हैं, मतलब ये किसी पर्टिकुलर बैंक का नहीं होता ना, ना मतलब बैंक जो रेट बजट के बढ़ टाइम पे भी गया, हम सुनते हैं। हाँ हम जो न्यूज में सुनते हैं वो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट हाँ जी, होता है, वो हाँ ओवरऑल सर, वही मैं इंटरेस्ट कह रहा हूँ। बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है। वो हमें और आपके, मतलब आप हाँ देखिए, जी, हाँ जी, फिर से समझते हैं इस चीज को। अगर अगर आरबीआई, भाई सिंपल बात, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। नोट किसके पास छपते हैं? आरबीआई के पास नोट छपते हैं, आरबीआई नोट छापता है, आरबीआई नए नोट प्रिंट करता है। तो जब बैंक के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो आरबीआई से बैंक रीफाइनेंस करवाता है, फिर से फाइनेंस कराता है। तो आरबीआई उसको इंटरेस्ट पे पैसा देता है, इंटरेस्ट पे। इसे बैंक रेट कहते हैं, बैंक दर, इसे बैंक दर कहते हैं, जिसपे आरबीआई बैंकों को रीफाइनेंस की फैसिलिटी कराता है कि तुम्हारे पैसे खत्म हो गए, ये लीजिए, एक नया लॉट ले लीजिए पैसे का, पर इस पे हमें इतना, ये बैंक रेट है। अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है तो समझिए अनिल, बैंकों को महंगा पड़ेगा, बैंकों को महंगा पड़ेगा। तो बैंक एज ए रिजल्ट क्या करेंगे? अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो बैंक रेट अगर बढ़ता है तो बैंक इंटरेस्ट बढ़ा देता है। तो आप जो न्यूज़पेपर में सुनते हैं ना, वो बैंक इंटरेस्ट होता है। और सर इसी से मिलता हुआ एक और क्वेश्चन भी है कि सर ये जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, तो ये क्या आरबीआई जो है सबको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है क्या लोन? नहीं, बिकॉज सभी का कहीं ना कहीं वेरिएबल होता है। हाँ, बैंक रेट एक जैसा होता है। इन जनरल आरबीआई के जो निर्देश होते हैं वो मतलब वो हर बैंक को थोड़ा ऑटोनॉमी देता है कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पर आरबीआई के जो डायरेक्शंस को सबसे क्लियरली फॉलो करता है सरकार का बैंक, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप देखोगे आरबीआई का जैसे ही ऑर्डर होगा, एसबीआई वही अक्षरता फॉलो करेगा, ये मतलब फोटोकॉपी करेगा बिल्कुल उसको। बट बाकी बैंक ना, क्योंकि गाइस देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारे बैंक्स बहुत घाटे में चल रहे हैं, जबरदस्त एनपीए है। एनपीए भी आएगा। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब हिंदी में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, मतलब बैड लोन्स, जो लोन्स डूबने के कगार पे हैं या डूब चुके हैं। तो बैंक्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। तो जब बैंक को इंटरेस्ट रेट, सपोज आरबीआई कहता है कि जैसे आजकल आरबीआई कह रहा है इंटरेस्ट रेट कम रखिए। अब अगर इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे तो बैंकों को घाटा होगा। तो कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज एसबीआई ने कर लिया, पर बाकी बैंक इंटरेस्ट रेट उतना कम नहीं करता।
आपने सुन रखा होगा, अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते होंगे, कई बार आरबीआई के गवर्नर स्पेशली ये डायरेक्शंस देते हैं कि जो हमने ऑर्डर पास किए हैं उसको, उसका प्रॉफिट, उसका लाभ सीधे कस्टमर तक पहुंचाइए। बैंक नहीं कर रहा था। जैसे सपोज आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, रेपो रेट कम किया, ठीक है, तो इससे कारण क्या हुआ, रेपो रेट कम करने से क्या होगा, हमारे और आपके लोन की ईएमआई कम हो जानी चाहिए। पर कई बार क्या होता है, बैंक नहीं घटाता। बैंक उस चीज से ना अपने जो लॉस हो रहा होता है ना, उसकी भरपाई करता है। तो अनिल जी, यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा, हर बैंक की अपनी एक अलग, थोड़ा सा उसको एक ऑटोनॉमी दी गई है उसकी कमेटी की। तो ये नहीं है कि सपोज सपोज अगर बैंक रेट सपोज 5% चल रहा है, तो जो बैंक है वो आपसे 8% वसूलेगी, नॉट एट ऑल। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकती है, पर हमने ये देखा है, या इन जनरल ये देखा जाता है कि जो आरबीआई के निर्देश होते हैं उसका सबसे ज्यादा फॉलो एसबीआई करता है, बिकॉज एसबीआई इज अ गवर्नमेंट बैंक। बाकी सारी बैंक्स तो अपनी एक एक बोर्ड है, उनकी कमेटी है, वो डिसाइड करते हैं कि कितना क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको सबको गाइस अपनी जो शीट है, बैलेंस शीट है, वो नीट रखनी है। घाटे कम दिखाने हैं, प्रॉफिट दिखाना है। और क्योंकि सारे बैंक्स के ऊपर एनपीए है, तो इसलिए वो उतनी आसानी से जनता को राहत नहीं पहुंचा सकते। वो पहले जैसे ही अगर रेट कम होता है वो रेट नहीं घटाते, वो अपना लॉस फटाफट पूरा करते। भाई कम पैसा, आरबीआई से कम पैसे में उठा रहे हैं पर हमें महंगे में दे रहे हैं, इससे क्या होगा, उनका घाटा जो हो रहा है ना, वो कवर अप हो रहा है उनका घाटा। क्लियर है गाइस? यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको क्लियर हो गया बैंक रेट क्या है? कोई क्वेश्चन? लिखिए क्लास, बैंक रेट। बैंक रेट, बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच bank rate is the rate of interest is the rate of interest at which central bank of the country, central bank of the country, in India that is RBI, in India that is RBI, Pardon, sir. is the rate at or rate of interest at which central bank of the country in India that is RBI provides refinancing facility to the commercial bank directly or by rediscounting their bills of exchange, directly directly or by rediscounting their bills of exchange, their bills of exchange, the bank rate at present is 4.65%. The bank rate at present is 4.65%. Full stop.
ठीक है गाइस? इन अदर वर्ड्स, ध्यान रखिएगा, बैंक रेट हर मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होता रहता है। तो अगर आप अगले साल या उसके अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, अभी आप एलिजिबल नहीं है, तो उस समय का बैंक रेट देख लीजिएगा क्या चल रहा है। ये मैं आज का अगस्त 2020 का जो मॉनेटरी पॉलिसी हुआ है, ये मैंने आपको तब का बैंक रेट बताया। अगस्त अभी लास्ट मंथ में जो पॉलिसी वो हुई थी, उसका इंटरेस्ट बताया 4.65%। ये चेंज हो जाता, सब्जेक्ट टू चेंज है, आप देख लीजिएगा। ओके, देखिए क्लास नेक्स्ट वर्ड। इन अदर वर्ड्स, bank rate is the rate at which RBI lends long term finance to commercial banks. At which RBI lends long term finance to commercial bank. Long term finance to commercial bank. Full stop. Bank rate is a tool. Bank rate is a tool bank rate is a tool which RBI uses for managing money supply. Which RBI uses for managing money supply. Full stop. Any revision in bank rate any revision in bank rate by RBI is a signal to banks to revise deposit rates to revise deposit rates to revise deposit rate or the base rate or the base rate or the base rate. Full stop. देखिए, बैंक रेट since 2011 bank rate since 2011 has been bank rate since 2011 has been aligned 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 aligned
with marginal standing facility, MSF. Marginal standing facility. Marginal standing facility. Full stop. Thereby making the bank rate, thereby making the bank rate as a penal rate, bank rate as a penal rate, bank rate as a penal rate, which RBI charged on banks, which RBI charged on banks for shortfalls, which RBI charged on banks for shortfalls in meeting their reserve requirements, in meeting their reserve requirements. Sir, charged on bank. Charged on banks for shortfalls in meeting their reserve requirements, in meeting their reserve requirements. अब यहां पे मैंने एक नया वर्ड यूज किया है, आप लोग में से काफी लोग हो सकता है जानते हो, बट MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF. तो गाइस इसे अभी मतलब मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, बट लेट मी फिनिश विद ऑल द अदर 3 और रेपो रेट. जब ये 3 और रेपो रेट समझ में आ जाएगा तो उसके बाद मैं MSF इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि MSF 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था. तो MSF से पहले आपको ये बाकी 4 समझ में आने चाहिए. बैंक रेट समझा दिया, बैंक रेट क्लियर है ना. हो सकता है आपको MSF से थोड़ा दिक्कत हुई हो, पर मैं MSF समझाऊंगा. इट्स माय ड्यूटी टू क्लियर द MSF टॉपिक, ओके. बट फर्स्ट वी हैव टू see through the other 4: CRR, SLR, open market operation and liquidity adjustment facility. उसके बाद मैं MSF पे आता हूं, ओके. नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लास. नेक्स्ट पैराग्राफ, not heading, next paragraph. Generally bank rate is raised during a period of inflation. Generally bank rate is raised during a period of inflation and is lowered during a period of recession. During a period of recession, ध्यान रखिए, जब भी इन्फ्लेशन है मतलब मार्केट में मनी का सर्कुलेशन ज्यादा है. पर क्लास एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कहा, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन. कई बार महंगाई एक्सटर्नल फैक्टर से भी होती है, इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन. स्टैग्नेशन है पर फिर भी महंगाई बढ़ रही है, ओके. तो इन्फ्लेशन के बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन इन्फ्लेशन की यही है जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो, जब बहुत ज्यादा, मतलब सपोज जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल समझते हैं गाइस. आप जितने बड़े शहर में जाओगे और जितने डेवलप्ड एरिया में जाओगे महंगाई उतनी ज्यादा होगी. गांव में जाओगे महंगाई कम है, छोटे शहर में जाओगे महंगाई कम है. दिल्ली में जो IAS का गढ़ है, जो हिंदी मीडियम का, मुखर्जी नगर और आपके नेहरू विहार, हर चीज सस्ते में मिल जाएगी. राजेंद्र नगर जाओगे जो इंग्लिश मीडियम का गढ़ है, जहां वाजीराम है, वहां महंगाई ज्यादा है. और यही आप साउथ दिल्ली में जाओगे, खान मार्केट, जो एशिया की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मार्केट है, वहां महंगाई ज्यादा है, साउथ दिल्ली. तो मतलब कहने का मतलब यह है, जहां जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वहां दाम भी उतना ज्यादा.
समझ, जहां जिसके पास जितना ज्यादा पैसा। अब मतलब मुखर्जी नगर है, नेहरू विहार है, गांधी विहार है, वहां इनकम मोस्टली गरीब तबके का बच्चा पढ़ता है, पैसा कम है, तो वहां चीजें सस्ती हैं। राजेंद्र नगर में बड़ी बड़ी कोचिंग्स, ओके, आई हैव नेम्ड द थिंग, ओके, क्योंकि मेरे नहीं लेना चाहिए था, मैं लाइव में हूँ, ओके, तो वहां मतलब एक ठीक ठाक घर के बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी इनका हाई इनकम ग्रुप के पढ़ते हैं, वहां थोड़ी महंगाई ज्यादा है। और अगर इससे ऊपर देखना है तो साउथ दिल्ली चले जाइए, जहाँ डिप्लोमेटिक एरिया है, जहाँ पे खान मार्केट है, वो भयंकर कॉस्टली है। तो ये महंगाई का एक होता है कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा महंगाई। और तो क्लास, और एक चीज और बोल दूं, यहां मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैंक रेट इज रेज्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड इज लोअर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रिसेशन। ये पीसीएस में क्वेश्चन बना है जो मैं बोल रहा हूं, ये पीसीएस में आया हुआ है, एक समय में आईएएस में भी आया था, बट नाउ इट्स अ पीसीएस लेवल क्वेश्चन। व्हेन बैंक रेट इज रेज्ड, when bank rate is raised when bank rate is raised it is known as dear money policy, it is known as dear money policy। मनी डियर हो गया है, मनी मतलब कॉस्टली हो गया है, इट इज नोन एज डियर मनी पॉलिसी। when bank rate is lowered it is known as cheap money policy, मनी सस्ता हो गया है। when bank rate is lowered it is known as cheap money policy। ये पीसीएस वाला क्वेश्चन आ चुका है। डियर मनी पॉलिसी इनमें से किस में होगा? बैंक रेट इज रेज्ड, बैंक रेट इज लोअर्ड, दो ऑप्शन और दे दिए थे, ओके। तो डियर मनी पॉलिसी, बैंक रेट इज रेज्ड। भाई सिंपल बात है, जब बैंक रेट बढ़ रहा है तो लोन महंगे हो रहे हैं, लोन महंगे हो रहे हैं, पैसा महंगा हो रहा है। बैंक रेट लो कर दिया, लोन सस्ते हो रहे हैं, पैसा सस्ता हो रहा है। डियर मनी पॉलिसी एंड चीप मनी पॉलिसी। समझ में आ गया ना गाइस? ओके, नेक्स्ट लिखे क्लास, हेडिंग डालिए, रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब क्लास ये एक टॉपिक है रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक जो अपने जो नीचे जो बैंक्स हैं उनसे कुछ पोर्शन रिजर्व रखने के लिए कहती है। दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, वन इज कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम आपके वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, सीआरआर, और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ठीक है, दो तरह के रिजर्व्स होते हैं। अब ये पहली क्वेश्चन होता है, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब क्या, क्यों ये रिजर्व रिक्वायरमेंट है? दो रीजंस हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट के, या कहें तीन रीजंस हैं। एक रीजन है कि बैंकों को डिसिप्लिन करने के लिए, मतलब इट इज लाइक अ गारंटी, जैसे सीआरआर बैंक, हर बैंक आरबीआई में सीआरआर का पैसा सीआरआर रखता है, डिपॉजिट करता है, और आरबीआई उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता। मैं आपको पहले भी बता दूं, आरबीआई उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता सीआरआर पे। बट अगर वो बैंक इरेंट हो जाता है, मतलब आरबीआई का बात नहीं मानता है, तो आरबीआई ये पूरे अधिकार रखता है कि उसका सीआरआर डिपॉजिट कर ले, मतलब अपने में वो कर ले और उसे क्या फिर से सीआरआर दीजिए। ठीक है, तो वो एक तरीके से गारंटी हुई बैंक की। दूसरा है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर बैंक की सुरक्षा के लिए। अब कुछ लोग सोचेंगे बैंक की सुरक्षा क्या मतलब? बैंक की सुरक्षा मतलब, सी गाइज, आप लोग में से जो लोग सर्विस क्लास हैं या जिन्होंने लोन लिया है, आप अच्छी तरह जानते होंगे बैंक का प्रॉफिट किससे होता है। बैंक का प्रॉफिट होता है गाइज आपके लोन से। बैंक की असली कमाई लोन से ही होती है। सपोज आपने 20 लाख का लोन लिया, तो आपको जो चुकाना पड़ता है वो करीब 27 लाख या 26 लाख ऐसे चुकाना पड़ता है, 27-28 लाख चुकाना पड़ता। तो जो 7 लाख हुआ है ना, वो बैंक की कमाई हुई 20 लाख देकर के। तो बैंक भी चाहता है ज्यादा से ज्यादा पैसा या ज्यादा से ज्यादा कमाई हो, तो बैंक कहीं अपना सारा पैसा लोन में ना दे करके
और अल्टीमेटली लॉस में ना हो जाए। कई लोन डूब जाएंगे तो वो लॉस में हो जाएगा बैंक, और पता चला बैंक डूब जाए। तो बैंक की सेफ्टी के लिए एसएलआर में ये, एसएलआर के थ्रू ये कहा गया है कि बैंक अपना कुछ प्रतिशत पैसा अपने पास लिक्विड के रूप में रखेगा, नहीं दे सकता लोग। वो बैंक की सुरक्षा की गारंटी है कि बैंक के पास पैसा रहेगा। वो कहा जाता है ना, मतलब एक आपने भी सुना होगा, पेरेंट्स भी कहते हैं हाथ में पैसा है तो मजबूती है। तो बैंक अपना सारा पैसा प्रॉफिट के लालच में लोन पे ना देते। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, इस लिक्विडिटी से थोड़ा बहुत पैसा सरकार यूज करती है। ओके, सरकार किसके लिए? इंफ्रा के लिए। ये नहीं कि सारा पैसा खर्च कर देगी, थोड़ा एसबीआई से उठाया, थोड़ा म्यूचुअल फंड से उठाया, थोड़ा आपके एलआईसी से उठाया। ओके, सरकार यूज करती है इस पैसे, एक्स्ट्रा पैसे से सरकार। ओके, तो नाउ आई एम एक क्वेश्चन आ रहा है, याद आ रहा है, जो बैंक में पैसा होता है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? The money which is lying in the bank, the public money, it comes under which article? Constitution. Yes. Yes, guys, you know, इतना कठिन नहीं है। आर्टिकल 267। आर्टिकल 267 में क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और दूसरा कंटीजेंसी। नहीं सर, वो 267 में है। 260 उसमें नेक्स्ट आर्टिकल में 266 में है। 266 में आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है। बैंकों में पैसा किस में आता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आता है। याद आया? और उसमें भी आपने, लक्ष्मीकांत ने भी देखा होगा कि उसमें बैंक डिपॉजिट्स आते हैं। बैंकों में पैसा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आता है। आर्टिकल 266, 267 में कंटीजेंसी फंड, मैंने आर्टिकल गलत बोला, 267 में कंटीजेंसी फंड है, 266 में आर्टिकल आपके पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से भी गवर्नमेंट निकालती है, पर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट लायबल होती है जल्दी देने में। मतलब गवर्नमेंट को कुछ परसेंट मदद चाहिए तो वो जनता का पैसा निकालती है, और बट उसे जल्दी से जल्दी वापस रिपे कर सकती है। मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी नौबत नहीं आने लेती कि पता चला कोई गया कह रहा सर मेरी एफडी मैच्योर हो गई है, मेरे को कैश चाहिए, तो सॉरी सर आपके तो पैसा तो सरकार ने कोविड के लिए इस्तेमाल कर लिया। ओके, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, बिकॉज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज द मनी ऑफ पब्लिक। गवर्नमेंट यूज करती है पर बहुत संभल के यूज करती है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट इज लायबल टू रिपे बैक मनी। समझ में? तो एसएलआर के दो पर्पस है। एसएलआर का एक पहला पर्पस बैंक की खुद की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। एसएलआर का दूसरा पर्पस जो आइडल पैसा पड़ा है उसे गवर्नमेंट यूज करती है। समझ में आ गया ना? सीआरआर का मेन पर्पस एक तरीके से डिसिप्लिन लाना बैंकों में, गारंटी, एक गारंटी लाना। मतलब एक जैसे कहते नहीं है सिक्योरिटी, हम लोग कोई चीज लेते हैं तो कहते हैं आपको पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो सीआरआर एक तरीके से सिक्योरिटी है। क्लियर है गाइस? लिखिए क्लास वेरिएबल। सर इसकी कुछ परसेंटेज होती है क्या फिक्स कि इतना निकाल सकते? हर चेंज होते रहते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब इस समय जो सीआरआर चल रहा है वो 3% चल रहा है, एसएलआर चल रहा है वो 18.5% चल रहा है। वो चेंज 18.5% दे सकते हैं लोन? नहीं नहीं नहीं, मतलब सर मैं वो पूछ रही हूँ कि कितना पैसा बैंक को रोक के रखना जरूरी होता है, उसकी भी कुछ परसेंटेज होती है क्या सर? यही तो है, आपने अभी नहीं समझा। सपोज आप ऐसा मान के चलो, मैं देखिए क्लास पर से समझा रहा हूँ, जिनको अभी नहीं समझ में है कोई बात नहीं। सपोज बैंक के पास 100 रुपया है, ओके 100 रुपया है, तो इस समय सीआरआर 3% है, तो 100 रुपये में से 3 रुपये वो आरबीआई को देगी सीआरआर में से 3%, और 18.5% 18.5% इस समय एसएलआर है, तो 3 रुपये उसने आरबीआई को दे दिया, बचा 97%, 97 रुपीज। 97 रुपीज में से 18.5 बैंक हमेशा अपने पास कैश के रूप में रखेगी, लिक्विड के रूप में। तो बैंक का पैसा कितना लॉक हो गया? 18.5 प्लस 3 21.5। समझ में आया?
हाँ सर यही पूछ रही थी 21.5, बाकी वो आपके कितना होगा 100 माइनस 21.5 79 पॉइंट समथिंग, 79.5 वो लोन दे सकती है, पर ऐसा नहीं होता है। अब इसमें आ जाता है प्रायोरिटी सेक्टर कि प्रायोरिटी सेक्टर, अब ये सब चीजें पढ़ाऊंगा नरसिम्हन 1 नरसिम्हन 2 कमेटी इसी में, कि ये नरसिम्हन 1 नरसिम्हन 2 कमेटी के रिफॉर्म्स क्या थे, बैंक्स हमारे घाटे में क्यों चल रहे थे, रीजंस क्या था बैंक्स हमारे घाटे में। जस्ट अ मिनट। जब नेशनलाइजेशन हुआ और सरकार ने बैंकों को लेना शुरू किया तो क्लास कुछ इस तरीके का रेशियो होता था, 15% में इन जनरल बता रहा हूं, 15% CRR होता था, 30% के आसपास SLR होता था, वैसे इन जनरल 35% होता था। आई थिंक मैंने 15% कम बोला है, ये इट वाज समवेयर अराउंड 25%। 40% इन जनरल प्राइमरी सेक्टर को दिया जाता था, ये सब आगे आएगा टॉपिक, प्राइमरी सेक्टर को दिया जाता था, मतलब एग्रीकल्चर जो सरकार जिसको दे, सरकार जिससे कहेगी उसी को देना है। अब जब कैलकुलेट कर लो, अगर बैंक के पास 100 रुपया हैं तो बैंक के कितने पैसे लॉक्ड हैं, 30% तो SLR अपने पास रखता है बैंक, रखेगा ही रखेगा 100 में से, 25 रुपया CRR उसको देगा, RBI को देगा, तो 30-25 कितना हुआ 55, और 40% प्राइमरी सेक्टर की लेंडिंग होती थी कि बैंक सरकार कहती थी एग्रीकल्चर को ही देना है, कोई अगर इंडस्ट्री वाला आए कार के लिए ले आए मना कर दीजिए आप, वो आप रेस्ट तो कितना हुआ 100 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, बाकी के लिए कितना है 5%। तो बताओ गाइस बैंक को प्रॉफिट कहां से होता है। फिलहाल ये बाद में मैं समझाता ये चीज, बट क्योंकि जिक्र चला मैं बता रहा हूं ये चीज थी, बैंक हमारे लॉस में क्यों जा रहे थे, सिर्फ 5%। तो नरसिम्हन कमेटी ने क्या कहा, ये CRR कम करिए, SLR कम करिए। जब CRR SLR कम करिए तब नरसिम्हन 1 कमेटी ने कहा कि बैंकों से बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो सोचिए तब 30-35% SLR होता था, आज CRR SLR है 18.5%, तब 20 से 25% CRR होता था, आज CRR है 3%। समझ रहे, ये पैसा लॉक्ड हो गया ना भाई, 30% SLR बैंक खर्च नहीं कर सकता, 25% CRR RBI को देगा, 40% प्राइमरी सेक्टर मतलब सरकार के डायरेक्शन पे आपको पैसा देना है, और सरकार हमेशा वही कहती थी ट्रैक्टर के लिए लोन दो, एग्रीकल्चर के लिए लोन दो एंड ऑल दोस थिंग्स, पैसा तो फंस गया। बैंक की कमाई मिडिल क्लास या हायर क्लास करता है, जिसकी श्योर शॉर्ट इनकम होती है, बैंक की कमाई वही करता है, और बैंक वो जाता था 5% बाकी के लिए, तो क्या होता था इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता था हम लोग के, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होता था। अब इंटरेस्ट रेट लो हो गया है, क्लियर है गाइस, ओके। हेडिंग डालिएगा वेरिएबल रिजर्व मॉडल, वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स लिखिए। इन द इकोनॉमिक्स fractional reserve banking is the near universal practice. Fractional reserve banking is the near universal practice of banks, is the near universal practice of banks So please repeat. in the economics. Fractional reserve banking is the near universal practice of banks in which banks keep a fraction of total deposit
in which banks keep a fraction of total deposit. Banks keep a fraction of total deposit. In which banks keep a fraction of total deposit managed by bank. Managed by banks. Yeah, I'm repeating. In which banks keep a fraction of total deposits managed by banks managed by banks as reserves, managed by banks as reserves that are not to be lent, that are not to be lent. Full stop. The reserve ratios are periodically changed by central bank, that is RBI. The reserve ratios are periodically changed by RBI. Changed by RBI. By RBI, central bank or RBI. The reserve requirement is a bank regulation. The reserve requirement is a bank regulation that sets the minimum reserve. The reserve requirement is a bank regulation that sets the minimum reserves, sets the minimum reserve reserve each bank must hold as a part of the deposit. Each bank must hold as a part of deposit full stop. These reserves are designed to satisfy various needs. These reserves are designed to satisfy various needs. वही जो है जो मैंने आपको बताया था. These reserves are designed to satisfy various needs like providing loans to government, like providing loans to government, providing loans to government, loans to government, ब्रैकेट में लिखिए SLR, safety of banking operation, safety of banking operation, safety of banking operation, ब्रैकेट में लिखिए CRR, regulation of liquidity, regulation of liquidity, comma, management of interest rate, management of interest rate, checking speculation, checking speculation and inflation management, checking speculation and inflation management,
checking, speculation and inflation management. ब्रैकेट में लिखिए both SLR and CRR, ये दोनों के लिए, both SLR and CRR, SLR and CRR. Full stop. ब्रैकेट क्लोज सर। हाँ, ये both SLR and CRR. तो ये SLR और CRR का गाइस ये पॉइंट्स हैं, इस कारण से होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लिखे क्लास, हेडिंग डालिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, यस, हाँ यस, well your voice is not clear, may know who is, हाँ यस सर्जना, हाँ सर्जना बोलिए, हाँ बोलिए सर्जना। I think there is a net problem of net connectivity. We lost the connection. देखिए क्लास, SLR, statutory liquidity ratio, statutory liquidity ratio. यस सर्जना बोलिए। Sarna, your voice is not clear. Your voice is not clear. Either you can send the question via WhatsApp. Okay. Liquidity ratio, statutory liquidity ratio. हिंदी में बोले तो सांविधिक तरलता अनुपात। लिक्विडिटी मतलब तरलता अनुपात, मतलब बाय लॉ आपको इतना पैसा अपने पास लिक्विड के रूप में, लिक्विड मतलब कैश, गोल्ड या सिक्योरिटी के रूप में रखना। ध्यान रखिएगा, टोटल कैश नहीं, कैश, गोल्ड या सिक्योरिटी के रूप में रखना, मतलब जो लिक्विड तरल हो जाए, जो चल सके। तो ये सांविधिक तरलता अनुपात। अब इसके मैंने आपको बताया, मेजर पर्पस वही होता है, गवर्नमेंट भी खर्च करती है थोड़ा बहुत अपने प्रोजेक्ट के लिए, और बैंक की सिक्योरिटी भी बनी रहती है। ठीक है, बैंक सारा पैसा लोन पे नहीं दे सकता। ओके, देखिए गाइस, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और SLR is the ratio of total demand and time liabilities, is the ratio of total demand and time liabilities of bank, which it has to maintain with itself, which it has to maintain with itself in the form of designated liquid assets, like government securities, public sector bonds,
public sector bonds, RBI approved securities, RBI approved securities, Pardon, sir? RBI approved securities, current account balance with other banks, current account balance with other banks, balance with other banks, and gold. And gold. Sir, please repeat this line. From where, dear? Sir, current account balance. With other banks. With other banks and gold. SLR aims at ensuring the need for government funds. SLR aims at ensuring the need for government funds. SLR aims at ensuring the need for government funds which is partly utilized by government from the banks, which is partly utilized by government from the banks. So government, Which is partly utilized by the government from the banks. This enables the government to borrow from the banks. This enables the government to borrow from the banks. It also prevents the banks from insolvency. It also prevents a bank from insolvency. In unforeseen circumstances. It also prevents a bank from insolvency in unforeseen circumstances. In unforeseen circumstances. Sir, kindly repeat this one. It also prevents a bank from insolvency in unforeseen circumstances. Sir, please repeat after insolvency. Insolvency. Solvency. In unforeseen circumstances. In unforeseen circumstances. Circumstances. Full stop. लिखे SLR was progressively brought down. SLR was progressively brought down progressively brought down from 38.5% in 1991. अब आप सोच सकते हो from 38.5% in 1991 इतना ज्यादा SLR होता था, बैंक के पास कुछ बचता ही नहीं था लोन देने के लिए गाइस। 38 मैंने फिलहाल 30% बोला था ना, 38.5% 1991, 25% CRR होता था, 38.5 प्लस 25 और
करीब करीब 40% के आसपास प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती थी। बैंक कॉमर्शियल लोन दे ही नहीं पाता था, तभी हमारे यहाँ लोन के इंटरेस्ट बहुत हाई थे। तो नरसिम्हन वन कमेटी, अब तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नरसिम्हन वन कमेटी ने कहा कि बैंकिंग बैंक्स हमारे यहाँ घाटे में क्यों हैं, ये सही तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले उसने कहा सीआरआर कम करिए, एसएलआर कम करिए, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाइए। बैंक के पास जब ज्यादा पैसा होगा तो लोन भी ज्यादा देगा, जब लोन ज्यादा देगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ओके, अभी हम आपको समझाएंगे कि मतलब ये लोन वेवर क्या है और लोन वेवर क्यों पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट नरसिम्हन वन कमेटी ने लिटरली बैंकों की जो कंडीशंस को सुधारने के लिए लिटरली कहा था उसने। तो उन्होंने कहा था दीज अदरवाइज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बैंक हमारे का बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए SLR was progressively brought down from 38.5% in 1991 to 24% in 2011 to 24% in 2011 and 18.5% and 18.5% in 2020। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा डाउन किया। फुल स्टॉप। देखिए द आरबीआई एक्ट 1934, the RBI Act 1934 and Banking Regulation Act 1949 and Banking Regulation Act 1949 fixed the floor and cap on SLR, fixed the floor FLRR and cap on SLR at 25% and 40% respectively. At 25%, So floor and cap, मतलब minimum and CAP. maximum, हाँ CAP, floor and cap on SLR at 25% and 40% respectively. However, in 2007, in 2007, amendments were made in these statutes. Amendments were made in these statutes which remove the lower limit. Please repeat after. Amendments were made in these statutes, STATUTES, statutes. These statutes in 2007 which remove the lower limit, but retain the cap at 40%. अभी भी अपर लिमिट 40% है। तो स्टॉप RBI as a result then give the freedom. RBI as a result then give the freedom as a result. RBI as a result
then has the freedom लिख लीजिए, then has the freedom to reduce SLR to any rate, to reduce SLR to any rate depending on macroeconomic conditions, depending on macroeconomic conditions. Depending on macroeconomic conditions. So stop. क्लियर है गाइस? ओके, तो आज हमने बैंक रेट खत्म कर दिया, एसएलआर खत्म कर दिया, ओके, और अब सीआरआर ओपन मार्केट ऑपरेशन और रेपो रेट है, वो हम नेक्स्ट